एक ये 9 कैरेट को भी अप्रूवल मिल चुका है, तो ये बहुत नया है लोगों के लिए। क्या 9 कैरेट में भी ज्वेलरी बना सकते हैं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हमेशा 18 या फिर 22 कैरेट में ही बनाइए, उससे नीचे मत जाइए। कुछ ब्रांडेड शोरूम्स में जाते हो तो वहाँ पे मेकिंग चार्ज पे जीएसटी भी लगाना पड़ता है, जो वो लगाते हैं। आज ये 1,24,000 पे जा चुका है। तो अगर रिटर्न देखें हम परसेंटेज का, इसने तो स्टॉक मार्केट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड सबको पीछे छोड़ दिया। गोल्ड एज एन एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए, और वो बढ़ते हुए मार्केट में नहीं, टूटे हुए मार्केट में ज्यादा होना चाहिए। गोल्ड रेगुलरली बढ़ता जा रहा है, और किस तरीके से आप भी यहाँ पे गोल्ड की जर्नी में पार्ट बन सकते हैं, और क्या है एक बड़ा स्कैम जो गोल्ड में होता जा रहा है। आ जाओ, एक कंप्लीट कॉन्वर्सेशन है जिसमें सत्येंद्र सर भी हमारे साथ है। एक कंप्लीट कॉन्वर्सेशन होने वाली है, उसको सुनते आपको काफी यूजफुल होगी। गोल्ड में निवेश करते हो तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं। वो पहली इन्वेस्टमेंट पे बात करते ही आजकल जो सबसे गर्म मुद्दा है गोल्ड का, उस पर डिस्कशन करते हैं कि हर कोई ये कह रहा है कि भाई गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो। कोई ये भी कहने लगा है कि अब बबल बस्ट होने वाला है, गोल्ड बेच दो, गोल्ड बेच दो। तो अब ना 22 कैरेट में जैसे ज्वेलरी बनती है, अभी आपसे मेरी डिस्कशन हो रही थी कि एक ये 9 कैरेट को भी अप्रूवल मिल चुका है, तो ये बहुत नया है लोगों के लिए। क्या 9 कैरेट में भी ज्वेलरी बना सकते हैं? और फिर उसमें प्राइस डिफरेंस क्या होगा, और क्या मतलब इसके पीछे की कहानी है, एक बार बताइए। यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कैम होता है जो सब लोगों के साथ होता है, और लोगों को पता भी नहीं होता कि वो अनजाने में खुद मूर्ख बन रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी बाय करते वक्त। इसके लिए ना मेरे को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा, और कैलकुलेशंस के साथ समझेंगे हम लोग, ताकि जब आप एक्चुअली नेक्स्ट टाइम जाके ज्वेलर के पास बैठो और जब ये बातें करो तो ज्वेलरी बोले भाई ये कौन आ गया, इसको सब पता है, तो मैं इसका चूना नहीं लगा सकता। 24 कैरेट मतलब आपके पास 100% गोल्ड है, ठीक है। अगर 22 कैरेट की आपने ज्वेलरी बनाई है तो उसमें रफली 91.7% गोल्ड होता है। ये कैसे निकलता है? वैसे आपके दो कैलकुलेशन के मेथड होते हैं। पहला होता है कि 22 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो, तो आपको ये 91.7 फिगर आ जाएगा। वरना अगर आपको राउंड फिगर में चाहिए, जितना भी कैरेट गोल्ड है उसको मल्टीप्लाई कर दो 4.1666 से। आप जो ये मल्टीप्लाई कर दोगे ये आपकी गोल्ड की प्योरिटी है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। 22 कैरेट गोल्ड मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय 4.1666, यानी कि रफली 91.7 कैरेट का आप गोल्ड बाय कर रहे हो। जब आप 22 कैरेट का गोल्ड बाय करते हो और उसमें ज्वेलरी बनवाते हो तो 91.7 तो गोल्ड की प्योरिटी है, पर आपसे पैसा चार्ज होता है 92 कैरेट का, मतलब 0.3% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इस सिचुएशन पे, विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन। ये सब जगह राउंड ऑफ चलता है, एंड इट इज ओके। आपने 22 कैरेट में बाय किया तो आपको 0.3% एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब यही कैलकुलेशन खतरनाक हो जाती है जब आप 18 कैरेट का गोल्ड बाय करते हो। 18 कैरेट मतलब कि 18 मल्टीप्लाई बाय 4.1666, रफली 75% आपकी गोल्ड है। इस 75% के लिए आपको पे करना होता है 76%। 1% का मार्जिन आ गया 18 कैरेट में। 18 कैरेट में गए, आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है विदाउट एनी रीजन। अब गए 14 कैरेट में, आपने कहा भैया मैं तो 14 कैरेट में बनाता हूँ ना, बीवी को क्या पता चलना है। हमें ये लगता है ना कि यार 14 कैरेट में मेरे को 14 कैरेट का भाव लगेगा, गोल्ड 1 लाख को क्रॉस कर चुका है, इतना महंगा हो चुका है। इतने महंगे पे अगर मैं 22 कैरेट का मंगा रहा हूँ तो मेरा बहुत महंगा हो गया, तो क्यों ना 14 कैरेट में बना दूँ, और घरवाले भी खुश, सब कुछ खुश। अगर आपने 14 कैरेट की ज्वेलरी बनाई है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4.166 निकल के आता है 58.3 के आसपास। मतलब 100 में से 58% सोना है, बाकी का मटेरियल अलग है। बाकी का मटेरियल सोना नहीं है, तांबा है, या जो भी है वो आप मिक्स कर रहे हो कर रहे हो, ठीक है। पर ये 58.3% के लिए आपको पैसा देना पड़ता है 60% का। ओ भाई, 1.7% की कॉस्ट आपकी एडिशनल आ रही है जस्ट बिकॉज आपने 14 कैरेट में ज्वेलरी बनाई, और ये हमें पता ही नहीं है। और अब जो आप 9 कैरेट की बात कर रहे हो ना, उधर तो जो आप एडिशनल पैसा दे रहे हो, जो मार्कअप दे रहे हो, वो 2% से भी ज्यादा का देते हो आप, 2-2.5%। कुछ कुछ ज्वेलर तो इवन 2.25% तक का आपसे मार्कअप ले लेते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा स्कैम आप सभी के साथ, और स्कैम भी नहीं है, ये इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है आप सभी से पैसा ज्यादा लेने की, या ज्वेलर्स को अमीर बनाने की, और आप अमीर ना बन पाओ, या आपको थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट ले ली जाए उसके लिए। तो अगर आपको ज्वेलरी बनानी है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हमेशा 18 या फिर 22 कैरेट में ही बनाइए, उससे नीचे मत जाइए। 9 कैरेट का आ गया है ऑप्शन, वो सस्ता है। सस्ता क्यों है? क्योंकि उसमें 9 कैरेट की जितना ही गोल्ड है। 9 मल्टीप्लाई पे 4.1666 कर लो, वहां पे आपका 50% भी गोल्ड नहीं है। ऑब्वियसली वहां पे इतना कम गोल्ड है तो उसी के प्राइस लगेंगे, तो आपको वो सस्ता दिख रहा है, पर उसके लिए आपको 3% के आसपास एडिशनल देना पड़ जाता है। तो हमेशा
9 कैरेट 12 कैरेट ये छोटे कैरेट्स को छोड़ो, एटलीस्ट 18 कैरेट तो बेयर मिनिमम होता है जिसमें आपको ज्वेलरी बनानी होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। हाँ, तो थोड़ा कम खा लो लेकिन क्वालिटी का खाओ। क्वालिटी खाओ। हाँ। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार रो लो, पर बार बार नहीं रोना पड़े, इसकी हमेशा ध्यान रखो। बिल्कुल। और भाई हमने ना ये मेकिंग चार्जेस भी सुने हैं, तो इसमें भी कोई स्कैम होता है मेकिंग चार्जेस का जब ज्वेलरी बनती है और जब बिकती है? सर इसमें स्कैम नहीं होता, सब लोगों का अलग अलग मेकिंग चार्ज रहता है। और कुछ लोग, अगर आप स्पेसिफिकली कुछ ब्रांडेड शोरूम्स पे जाते हो तो वहाँ पे मेकिंग चार्ज पे जीएसटी भी लगाना पड़ता है, जो वो लगाते हैं। तो मेकिंग चार्ज पे आप बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो। पर कई बार क्या होता है, कई सारे ज्वेलर्स बोलते थे 0% मेकिंग चार्ज, बोलने के लिए तो उन्होंने 0% कर दिया, पर जो सोने का परसेंटेज दे रहे हैं वो पर्टिकुलर कैरेट में वो कम कर देते हैं। तो आप हमेशा चेक कर लो कि अगर आपने 18 कैरेट की ज्वेलरी बनाई है तो उसमें एटलीस्ट 75% तो गोल्ड होना चाहिए। 18 कैरेट में 75% है, आपसे पैसा वो 75 का ले रहा है या 78 का ले रहा है। अगर उसने वहाँ पे कह दिया कि मेकिंग चार्ज 0 है पर आपसे 78% का चार्ज ले लिया, तो वहाँ पे उसने मेकिंग चार्ज कर दिया। आजकल क्योंकि अवेयरनेस बढ़ चुकी है, ये स्कैम थोड़ा सा कम हो चुका है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको चार्ज लग रहा है। ऑल्सो हॉलमार्क भी आपको चेक करना चाहिए। अभी क्या होता है, हॉलमार्क हम देखते कि अरे हॉलमार्क लिखा हुआ है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ कंप्लायंस पर्पस। दिल्ली का ही एक ज्वेलर है, उनका भी जस्ट रिसेंटली न्यूज में आर्टिकल आया है कि उन्होंने भर भर के वहां पे रेड हुई। रेड पे पता चला कि जो ज्वेलरी पे उन्होंने हॉलमार्क लगा रखा था वो नकली थे। मैंने देखा था। HUID की मोबाइल ऐप बनी हुई है, आप सीधा BIS केयर की मोबाइल ऐप पे जाओ, गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप है, वहां पे जाके जो आपका हॉलमार्क का नंबर है वो डालो, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि वो असली नंबर है या नकली। तो चेक कर लो। BIS केयर की फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप में आप चेक कर सकते हो विद इन 1 मिनट। तो कर लीजिए ना सर। इन्वेस्ट आज फॉर कल। तो आज अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है कल के लिए, तो क्या गोल्ड है वो क्या सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आज भी है? क्योंकि जनवरी में ये 75,000 के आसपास था, आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आज ये 1,24,000 पे जा चुका है। तो अगर रिटर्न देखें हम परसेंटेज का, इसने तो स्टॉक मार्केट, SIP, म्यूचुअल फंड सबको पीछे छोड़ दिया। तो सारे लोग पहले जो डॉलर खरीद रहे थे US मार्केट में, वो वहाँ से पैसा निकाल के अब सारे मतलब गोल्ड खरीदने लग गए। तो क्या लग रहा है आपको, ये कितना और बढ़ेगा सोना? अब इन्वेस्टमेंट करना सेफ है इस टाइम पे? सर देखिए, मेरे को क्या लगता है, गोल्ड एज एन एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए, और वो बढ़ते हुए मार्केट में नहीं, टूटे हुए मार्केट में ज़्यादा होना चाहिए। हिस्ट्री में हमने ये देखा है, जब जब गोल्ड ने इक्विटी से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट अल्फा लगा के दिया है 5 साल के टाइम होराइजन में, वहाँ से आने वाले 3 सालों में एज कंपेयर टू गोल्ड बाकी एसेट क्लासेस ने भी परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। इस बार सबको लगता है कि यार दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट कैसे है कि भैया चाइना कह रहा है कि भाई मेरे को भी गोल्ड के रिजर्व्स में वर्ल्ड में नंबर 2 पे आना है। US तो 8,000 मेट्रिक टन से एकदम नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा गोल्ड आज के दिन US के पास है। अब चाइना कह रहा है कि सेकंड नंबर में मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए चाइना रेगुलरली बाय कर रहा है। चाइना की ये कोशिश है कि आज के दिन हमारी US डॉलर पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि US डॉलर पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, US का डोमिनेंस है। चाइना US का लफड़ा चल रहा है, US पुराना राजा है, चाइना कहता है मेरे को भी राजा बनना है, तो 2 राजाओं के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं और दोनों ही आपस की एक वॉर लड़ते जा रहे हैं। दोनों के कन्फ्यूजन चल रहे हैं। एक जगह एक ऐसा आदमी है जो किसी की सुनता नहीं है, दूसरी जगह एक ऐसा आदमी है जो किसी की चलने नहीं देता। दोनों जगह खतरनाक लोग बैठे हुए हैं, दोनों जगह सन की वर्ड नहीं होना चाहिए, पर वो है थोड़े से जो हमें समझना पड़ेगा। अब ऐसी वॉर में क्या हो रहा है, चाइना कह रहा है कि भाई मैं गोल्ड लूंगा और मैं US डॉलर के अगेंस्ट में गोल्ड को खड़ा करूंगा, और मैं चाहता हूं कि गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड हो, गोल्ड को एज अ बेंचमार्क पर रखना चाह रहा हूं मैं। तो वो यहाँ पे गोल्ड परचेज कर रहा है, जिसकी वजह से ये पंप हो रहा है। जब कोई एक कंट्री पीछे पड़ जाती है, मैं तो कहता हूँ कोई बड़ा HNI या कुछ FIS पीछे पड़ते तो कोई एसेट क्लास बढ़ जाता है या फिर कोई स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पे तो एक कंट्री पीछे पड़ रही है, और एक कंट्री पड़ रही है तो US भी कह रहा है कि भाई अभी क्या हुआ था, US ने काफ़ी सारा गोल्ड का निकाल के बिटकॉइन में, क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, पर अब उन्होंने वो भी रोक दिया। उन्होंने कहा यार अगर दूसरा कर रहा है तो मैं क्यों उड़ते तीर लूँ। तो वहाँ पे से जो सेल हो रही थी गोल्ड की वो रुक गई है। इस कंप्लीट हाइप के चक्कर में गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग चुका है। सो गोल्ड में अभी आई थिंक SIP मोड में इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल बनता है, बिकॉज वो आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन का पार्ट होगा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से गोल्ड 50% हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी आर्टिकल्स भी ऐसे आने लग गए हैं। तो वो अब सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट होता है कि 1.5 लाख तो जाएगा ही जाएगा 1-2 महीने। अभी दिवाली का टाइम है, शादियों का सीजन आ रहा है। सर देखो होता है क्या है, व्यूज लेने के लिए या तो मेरे को 1.5 लाख लिखना पड़ेगा या फिर सीधा 50,000 लिखना पड़ेगा, बीच में कहीं व्यूज नहीं आएंगे। सो वो व्यूज का गेम है। बट अपन लॉजिकल रहते हुए, आज लमसम का क्या मैं पर्सनली डालूंगा पैसा, शायद नहीं डालूंगा, मेरे को ये वैल्यूएशन पे लमसम समझ नहीं आएगा। पर क्या मैं SIP डालूंगा? हाँ डालूंगा। क्या मैं सिल्वर पे फोकस करूंगा? हाँ बिल्कुल करूंगा, क्योंकि सिल्वर एज एन एसेट क्लास 2008 से लेके 2022-23 तक अंडर परफॉर्म करा है। अब चलने लगा है। एक समय ऐसा है, एक रेशियो बताता हूं मैं आपको जो लाइफ टाइम याद कर लो।
गोल्ड और सिल्वर का रेशियो कि गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है इंडिया में, सिल्वर का क्या चल रहा है। एक समय ऐसा था जब इंडिया में 1:1 चल रहा था, गोल्ड 1 लाख का, सिल्वर 1 लाख का, 1 लाख नहीं 98,000 कुछ चल रहा था। जब भी ये रेशियो 1:1 या फिर सिल्वर नीचे आ जाए गोल्ड से, वो बम्पर मौका होता है, हिस्ट्री में हमेशा देखा गया है, वहां पे सिल्वर में आपको एक्सपोजर ले लेना चाहिए। अच्छा, ये आप एक टिप्स दे रहे हो कि अगर भाई ऐसा कुछ मार्केट में आपको लगे, सर टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, अपन टिप नहीं देते हैं आपने एक पैटर्न फॉलो किया है ना पैटर्न भाई? है। हाँ। और इसके ऊपर मैंने रील बनाई थी जिस समय ये रेशियो था, मैंने कोई एडवाइस टिप नहीं दी थी, पूरे कंप्लायंस को फॉलो करते हुए सिर्फ पास का डेटा दिखाया था 50 साल का कि जब जब सिल्वर का प्राइस रेशियो में 1:1 या उसके पास गया है, वहां से सिल्वर में बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कोई एसेट क्लास एक बहुत लंबे समय तक रुक जाती है तो जितना ज़्यादा रुकती है उतना ही ज़्यादा उस पर रिपल इफेक्ट, भागने का मौका आता है। आप सपोज एक स्प्रिंग है, उसको दबाते जा रहे हो तो उसके फटेगा भी वो ज़्यादा। अब लमसम का वहाँ पे मौका होता है जहाँ पे वो दबा हुआ चीज़ है कि एक साथ यार अगर आया तो बहुत मज़ा आ जाएगा, नहीं तो अंडर परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज वहाँ पे जाने के लिए बहुत कम है। तो सिल्वर पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, गोल्ड पे भी ध्यान रखना चाहिए। मल्टीपल मोड्स होते हैं जिससे आप कर सकते हो। आपको आज के दिन डिजिटल मोड को फेवर करना चाहिए, उसकी भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि क्यों है। बट ये आपको एसेट एलोकेशन के लिए अभी भी एसआईपी रूप में ध्यान रखना चाहिए। पर आप सोच रहे हो कि मैं लमसम डाल दूं, इक्विटी सारा निकाल के डाल दूं, आप फिर फंसोगे। आप भागती हुई ट्रेन पे चढ़ रहे हो, पर वो जो भाग रही है ट्रेन वो उसको अगले स्टेशन पे रुकना भी है, और जो शायद रुकी हुई है उसको चलना भी है। तो ट्रेन को ऐसे शफल करते रहोगे तो आप अपने डेस्टिनी में हमेशा सही लेट रहोगे। पहुंचोगे। हाँ, तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आया कि जब से ट्रम्प दद्दू आए हैं तो उन्होंने मतलब पूरे जो इकोनॉमी है यूएस की लेके इंडिया की लेके हर किसी की इकोनॉमी हिला दी है, जितने टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, चार्ज वगैरह। तो आपको क्या लगता है, जैसे चाइना बढ़ा रहा है, इंपोर्ट ले रहा है गोल्ड का, अभी मैं पीछे की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मैक्सिमम रहता था गोल्ड रिजर्व, वो फॉरेन जो होता है ना उनका रिजर्व, वो 8% उसमें गोल्ड था। अब इतना ज़्यादा पिछले 8 या 10 महीनों में आरबीआई ने खरीदा है, ठीक है, हर महीने टन्स में खरीद रहा है। पिछले 3 महीने में शायद पता नहीं 8 से 10 टन में वो खरीद चुका है। तो अभी 11% इंडिया का, मतलब इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं हुआ। तो क्या इंडिया को डर लग रहा है कि ट्रम्प दद्दू और कोई मतलब खुराफात करेंगे और अपनी इकोनॉमी को सेव रखने के लिए, क्या ऐसा कुछ है? इसी वजह से गोल्ड ऐसा रेट लगता है कभी कभी सर, जो ट्रम्प है ना वो इन्फ्लुएंसर है, उसको चाहिए ट्रेंडिंग पेज पे अपनी जगह। अच्छा। जैसे ही 10-15 दिन होते हैं उसको लगता है ट्रेंड नहीं हो रहा है, कुछ तो डालो कि ट्रेंड हो। तो वो उसको ट्रेंडिंग देने का उसको शौक है। वो थोड़ा एक अलग किस्म का आदमी है, विच इज एब्सोल्युटली ओके, भैया हम उनका कुछ नहीं कर सकते। गोल्ड या फिर प्रेशियस मेटल एज एन एसेट क्लास कब बढ़ते हैं? वो तब बढ़ते हैं जब ग्लोबल मार्केट में अनसर्टनिटी हो। यूएस का रशिया से कन्फ्यूजन, यूएस का चाइना से कन्फ्यूजन, इंडिया का पाकिस्तान से कन्फ्यूजन, उधर इराक ईरान की वॉर, ऐसे जब ये कन्फ्यूजन चलता है, यूक्रेन रशिया का कन्फ्यूजन, जब भी कन्फ्यूजन चलेगा, ग्लोबल अनसर्टनिटीज होगी, ग्लोबल टेंशन बढ़ेगी, उस समय पे गोल्ड अच्छा करेगा। अभी आज के दिन मैं नेक्स्ट एक बता सकता हूँ कि गोल्ड में नेक्स्ट बड़ी रैली या फिर स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है, वो भी मेरे को जो लगता है मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ। यूएस आज के दिन सबसे ज्यादा किस चीज पे खेल रहा है, आप मुझे बताओ। क्या है चीज जो यूएस का हर आदमी करने की कोशिश कर रहा है? जैसे एक समय था 1999, उस समय पे हर आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? आईटी। हाँ। सब कंपनी के पीछे .com लगा रहे थे और भागते जा रहे थे। आज क्या कर रहे हैं वैसा? एआई। तो यूएस एआई कर रहा है, वहाँ पे एआई की कंपनीज भाग रही है। अगर आप वहाँ के स्टॉक मार्केट में देखोगे, जो एआई से लिंक कंपनी है वो एकदम चांद पे पहुंच चुकी है। इंडिया को हम मान रहे हैं कि यार इंडिया एआई वाली वॉर में या इंडिया एआई वाली रैली में अभी तक इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, विच इज गुड, विच इज एक्चुअली गुड। क्योंकि अगर जब भी ये एआई का बबल फटेगा, देखो ये फटेगा तो सही, बट कब फटेगा मुझे नहीं पता। हो सकता है इस फटने में 6 महीना, साल भर, 2 साल और लग जाए। पर जिस तरीके से मार्केट वैल्यू कर रहा है एआई वाली कंपनीज को, स्पेसिफिकली यूएस में प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, जितना वोकल हो रहे हैं, ये एक बबल बन रहा है। अब इस सिनेरियो में इंडिया क्यों बेनिफिट में? देखो, इंडिया ने जब एआई की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एआई की रैली में जब फॉल आएगा यूएस मार्केट में, जब भी आएगा, मेरे को नहीं पता आएगा नहीं आएगा कैसे होगा, बट जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, कि एआई का एक बबल बनना वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जब वहाँ पे एआई का बबल बर्स्ट होगा, तब वहाँ पे मार्केट बहुत गंदा टूटेगा। इंडियन मार्केट थोड़ा सा सिंपैथी में टूटेगा, पर जल्दी से संभल के इंडिया विल अगेन बी वन ऑफ दी फास्टेस्ट टू रिकवर मार्केट, बिकॉज अभी तक उसने एआई की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। पर ये जब सिनेरियो हो रहा होगा, इस समय वापस से गोल्ड सिल्वर में या प्रेशियस मेटल में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस समय वापस से ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, ग्लोबल क्रैश, करेक्शन, ये वो दुनिया भर की बातें चल रही होगी, और उस समय ये ट्रिगर हो सकता है। ऐसा कुछ मौका दिखता है, उस समय हम लोग गोल्ड में ऐसा स्विंग ट्रेडिंग कुछ लमसम करते हैं, ठीक है, बट अभी लमसम नहीं, एसआईपी बहुत अच्छी है।
ग्लोबल अनसर्टनिटीज के मौके पे आपको टैक्टिकल कॉल लेते हुए गोल्ड सिल्वर हमेशा रखना पड़ेगा। उस समय पे प्रोबेबली आपको क्रिप्टोस थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बिकॉज क्रिप्टोस पे वहाँ पे दिक्कत आएगी, या शॉर्ट करना सीखना पड़ेगा। इक्विटीज़ में शॉर्ट करना सीखना पड़ेगा, इक्विटीज़ में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर इंडियन मार्केट उस कंप्लीट सिनेरियो में, बिकॉज अभी वहाँ पे नहीं हुआ है कुछ भी, इंडिया में रैली नहीं आई है, बल्कि इंडियन मार्केट के लिए सब कह रहे हैं कि पिछले एक साल में रिटर्न्स नहीं, यूएस में रिटर्न्स है। और लोग कह रहे हैं कि यार एक साल पहले जहाँ पे था मार्केट 25,000, आज ही 25,000 में, तो बदला क्या है? मैं बताता हूँ बदला क्या है। पिछले एक साल में इंडियन मार्केट ने जीरो रिटर्न्स दिए, बहुत अच्छी बात है। बदला क्या है ये देखो, बीच में ट्रम्प का सारा ड्रामा हो गया, इंडिया पाकिस्तान की वॉर ही हो गई। मतलब हमने बहुत थप्पड़े मारी, बहुत बैंड बजाई, पूरी वॉर हो गई, कंफ्यूजन हो गया, वॉर हो गया, अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, टैरिफ की न्यूज़ आ गई, FIIs बैक टू बैक यहाँ पे इंडिया में माल बेच रहे हैं, और इंडिया में नहीं, सारी इमर्जिंग कंट्रीज में बेच रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट है, जैसे इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा निकाल रहे हैं, पर फिर भी FIIs जो इंडिया को थोड़ा सा पहले प्रीमियम दे रहे थे, बिकॉज इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे नेक्स्ट ग्रोथ इधर ही है, वो प्रीमियम थोड़ा सा कम करते हुए इंडिया में से भी विड्रॉ किया। FIIs बैक टू बैक इतने 3-4 साल बैक टू बैक निकाल रहे हैं, फंड्स नहीं निकाला है। यानी कि ये FII मैं बता दूं कोई सिंपल लैंग्वेज में, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मतलब अपना पैसा लगाते हैं उन मार्केट्स में जो उनको लगता है इमर्ज कर रही है, और उन्हें लगता है कि वोलेटाइल हो रहा है या कुछ गिरने वाला है, तो अपना पैसा वो निकालने लगते हैं। आई होप ये गोल्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट में जाके अपना अप्रिशिएशन जरूर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो अगर गोल्ड में खुद का निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से गोल्ड को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सपोज करता है आपको ETF में करना है, तो गोल्ड में निवेश करने के लिए ETF आपको कोई ब्रोकर चाहिए तो ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में करना है तो उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। और ये पूरी कॉन्वर्सेशन सत्येंद्र सर के चैनल पे आने वाली है, वो कॉन्वर्सेशन के लिए आप सत्येंद्र सर के चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।